साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा पर। कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा की ही बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ हैं, वह क्या है अब तक लिखे गए हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें दिया गया है। तो मैं शीर्षक लिखता हूं, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। आज हमारा शीर्षक या प्रकरण यह रहेगा। यद्यपि 19वीं शती से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी साहित्य के कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। जैसे इन ग्रंथों की अगर बात करें तो 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला या कालिदास हजारा नामक ग्रंथ हैं। लेकिन इन सब ग्रंथों में सबसे बड़ी जो कमी यही थी कि इनमें कालक्रम, सन, सम्मत आदि का अभाव है। तो इसलिए इन्हें इतिहास या साहित्य इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भगतमाल, कालिदास हजारा इत्यादि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें क्या है, न तो सन दिया गया है, न तो सम्मत का उल्लेख है, न तो सन न तो सम्मत, और किसी भी प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसका उल्लेख क्या है, इसमें नहीं मिलता है। इसलिए इन ग्रंथों को ना तो इतिहास कहा जा सकता है और ना ही साहित्य इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे प्रथम प्रयास है वह एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तोसी द्वारा किया गया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटेरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया था। इसका जो प्रथम भाग है वह 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग है वह 1847 ईस्वी में प्रकाश में आया। अगर हम इस ग्रंथ की विवेचना की बात करूं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास का प्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तोसी ने किया था। गार्सा दे तोसी ने किया था। इनके ग्रंथ का नाम था ग्रंथ का इनके जो ग्रंथ है उसका नाम था इस्तवार दे ला। इस्तवार दे
ए हिंदुस्तानी। इनके ग्रंथ का ये नाम था। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। और इसका जो प्रथम भाग है, इस ग्रंथ का जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित होता है और द्वितीय भाग है वह 1847 में। दूसरा भाग, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाश में आता है। यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास है वह एक फ्रेंच विद्वान द्वारा किया जाता है जिसका नाम था गारसा द तोसी, और इनके ग्रंथ का नाम ये है। और प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाश में आया था। 1871 ईस्वी में इस इतिहास का दूसरा संस्करण निकलता है और इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधन एवं परिवर्तन किए गए। अगर इस ग्रंथ के महत्व की अगर हम बात करें, पहले मैं लिख देता हूं कि 1871 ईस्वी में, 1871 इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण, इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण इस ग्रंथ का जो दूसरा संस्करण है वह 1871 में क्या है, प्रकाश में आता है। 1871 ईस्वी में निकलता है और इसमें 3 खंडों में विभक्त करते हुए इसमें संशोधन परिवर्तन किए गए। 3 खंडों में इसका विभाजन किया गया। 3 खंडों में इसका विभाजन किया गया। 3 खंडों में इसका विभाजन किया गया था। 3 खंडों में क्या है, इसका विभाजन किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ग्रंथ के महत्व की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। कवियों के रचना काल का भी निर्देश है। अगर इस ग्रंथ की त्रुटियों की बात करें, कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम के कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को मिला देना, ऐसी अनेक त्रुटियां थी इस ग्रंथ में। पहली बात तो ये थी कि अंग्रेजी के जो वर्णक्रम के अनुसार क्या है, कवियों का विभाजन किया गया था और जो कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को मिला दिया गया। हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को मिला दिया गया। त्रुटियों की बात करें, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं के कवि, भाषा के कवियों का भी क्या है, उल्लेख किया गया है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का उल्लेख क्या है, इस ग्रंथ में मिलता है। इसलिए इस ग्रंथ को इतिहास कहने में भी क्या संकोच हम कर सकते हैं। अगर अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज पर। शिव सिंह सरोज पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास, शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम था। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव
सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। शिव सिंह इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वह 1883 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन कब हुआ था इस ग्रंथ का? 1883 ईस्वी में। 83 ईस्वी में क्या है इसका प्रकाशन होता है। इस ग्रंथ में एक सहस्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 1000 कवियों, 1000 एक सहस्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया। जीवन चरित्र क्या है प्रस्तुत किया गया था। सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रंथ की यही थी। कवियों के रचना काल, जन्म काल आदि के संकेत इसमें मिलते हैं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का महत्व अधिक नहीं है, फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी के ज्ञान को संकलित कर दिया गया है जिससे परवर्ती इतिहास का लाभ उठा सके। अब हम बात करेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की। तीसरे प्रयास की बात करें, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास अब है। तीसरा प्रयास किसने किया था? तीसरा प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके ग्रंथ का यह नाम था। इस नाम से या इसके शीर्षक को देखकर हम इसे इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हम उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों का आगे क्या है अलग से विचार करेंगे। अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में इन्होंने लिखा था कि मैं आधुनिक भाषा, इस ग्रंथ की भूमिका में इन्होंने लिखा, भूमिका में इन्होंने लिखा था कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विवरण प्रस्तुत करने जा विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अतः मैं संस्कृत में रचना करने वाले करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। लेखकों का करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। ये अपनी भूमिका में लिखते हैं कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अतः मैं संस्कृत में रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। ये भूमिका में क्या है इस ग्रंथ की लिखते हैं।
और इनके ग्रंथ की बहुत भारी विशेषता ये है कि इन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तोसी साहब, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास हजारा आदि आदि 17 ग्रंथों का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर संदर्भ संकेत दिए हैं, फुट नोट क्या है इन्होंने दिए हैं, जिससे उसकी तटस्थता, इनकी प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया था। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल, हिंदी का स्वर्ण युग कहना इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अगर हम इनके ग्रंथ की विशेषताओं की बात करें, अगर हम इनके ग्रंथ की विशेषताओं की बात करें तो अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में इन्होंने तोसी साहब, शिव सिंह सेंगर, गोसाई चरित, कालिदास हजारा इत्यादि 17 ग्रंथों का उल्लेख क्या है इन्होंने किया है। और 17 ग्रंथों के संदर्भ संकेत भी क्या है इन्होंने अपने क्या है इस ग्रंथ में दिए हैं। विकास क्रम के निर्धारण की बात करें तो यह वह चारण काव्य, धार्मिक काव्य, चारण काव्य कहते हैं पहले काल को, फिर धार्मिक काव्य की संज्ञा देते हैं कालखंड को, धार्मिक काव्य, छोटे छोटे कालखंडों में क्या हिंदी साहित्य का विभाजन इन्होंने किया था। प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य 16वीं से 17वीं शताब्दी को भक्ति काल की संज्ञा देते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा से क्या है अभिहित करते हैं इस कालखंड को। ये इनकी क्या सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अब हम बात करेंगे मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ पर। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ पर। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम 3 भाग इसके 1913 ईस्वी में प्रकाश में आते हैं और चतुर्थ भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाश में आता है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाने के लिए इन्होंने लगभग 5000 कवियों का क्या है अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। दूसरी तरफ 8 से भी अधिक कालखंडों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें, इसका जो प्रथम भाग है कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था।
कुल 4 भागों में क्या है प्रकाशित। 1900 प्रथम 3 भाग तो इसके क्या है 1913 ईस्वी में प्रकाशन में आते हैं, और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में क्या है प्रकाश में है। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास का जो कालखंड का विभाजन है, 8 कालखंडों में क्या है इसका विभाजन किया था। 8 कालखंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास को विभाजित करते हैं, खंडों में विभाजन। आगे चलकर पूरी तरह से विस्तृत रूप से क्या है इस ग्रंथ के बारे में हम बातचीत करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। परवर्ती इतिहासकारों के लिए ये आधार ग्रंथ रहा है और हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में ये सर्वोच्च स्थान रखता है ये ग्रंथ। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पर क्या है हम बातचीत करेंगे। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो यह 1929 ईस्वी में प्रकाश में आता है। मूलतः यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। आगे इसको परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। इन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया था कि